कहते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है हमारे देश की अभी के समय में कि हिंदी के साथ एक अन्याय तो हो रहा है। अन्याय किस सेंस में मैं आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो नमस्कार, युवा कनेक्ट संवाद में आज हमारे साथ एक नए चेहरे, नई युवा, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ मयंक दुबे जी हैं। मयंक के सीवी में जब हम बात करेंगे तो एक सिर्फ नंबर नहीं है यूपीएससी 147, उसके आगे जो मानवीय उसके क्या पहलू हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मयंक जी सबसे पहले तो ये बताइए क्या रहा अनुभव उस होली पीडीएफ में अपना नाम देखने का और उसके बाद चीजें कैसी बदल गई हैं आपके जीवन में? जी पहले तो बात है कि आप अगर मैं सामान्य बात अगर कहूँ, तो 5 तारीख को जैसे आज है, आज एग्ज़ाम था यूपीएससी प्रीलिम्स था और जब तक मैं मतलब फाइनल लिस्ट में एंटर नहीं किया था, तब तक मैं पढ़ाई कर रहा था प्रीलिम्स के लिए। लेकिन वो जो एक एंग्ज़ायटी बनी हुई थी रिज़ल्ट कैसा रहेगा और उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रहा था, ठीक है? और आखिरी 2 दिनों में तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी क्योंकि एक इंटरनेट पे एक वो सर्कुलेट होने लगा कि सब वही था कि जब तक आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ जाते, आप श्योर नहीं रहते कि एट द एंड आपका क्या होगा। क्योंकि जैसे मेरे 974 मार्क्स थे अभी इस रिजल्ट में और मैं 147 रैंक लेके आया। और अगर मेरे मार्क्स कहीं-कहीं अगर हर पेपर में 2-2 नंबर भी कम हो जाते, तो लिस्ट में मतलब एंटर करना मुझे मुश्किल होता। और आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में कितनी सब्जेक्टिविटी का मैटर तो है ही। जहाँ पर कुछ लोगों को मेरा इंटरव्यू बहुत पसंद आ रहा है, वहीं पर शायद यूपीएससी को वो चीज़ थोड़ी उतनी प्रभावित नहीं की। तो संभव है कि हमारे साथ क्या हो, हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते। और इसलिए मैं लगातार प्रीलिम्स की तैयारी में जुटा ही हुआ था। लेकिन वही है कि पढ़ाई तो हो नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही जब पता चला कि हाँ, फाइनली लिस्ट में मैं एंटर कर चुका हूँ, तो उस समय ऐसा लगा कि ये जो पिछले 5-6 वर्ष थे जहाँ मैं लगातार लगा हुआ था तैयारी में, वो सारी थकान एक बार में खत्म हो गई। शुरू में तो ऐसा लगा कि हाँ, सही में ये हो गया कि सपना ही है, एक बार यकीन तो नहीं हुआ। फिर एक बार देखा, मैं एक दोस्त का पहले कॉल आया, उसने बताया 147 रैंक, तो फिर मैं खुद चेक किया। फिर सबसे पहले मम्मी को बताया, फिर पापा को फ़ोन किया, पापा घर पे नहीं थे। तो ऐसा एक माहौल था बड़ा मतलब एक हिसाब से कि कहेंगे कि वो 6 साल एकदम से विस्मृत कर दिया इस एक रिज़ल्ट ने, एक क्षण ने, कि मैं भूल ही गया कि मैंने कितनी उसके पीछे मेहनत की थी। जी, तो तो इसमें ऐसा कुछ। बहुत सारे मानवीय पक्ष है, इसपे हम सब कुछ समझेंगे कि वो क्या कश्मकश थी। भैया जिस वजह से जी, आप आईआईटी नहीं कर पाए, कोटा ना जा पाने का, फिर वो भाई साहब का मतलब एमबीबीएस के लिए जाना, साथ में जी, आप एनआईटी रायपुर की क्या कहानी थी, जर्नी थी, क्या चैलेंज था हिंदी मीडियम से होने का जब आप एनआईटी पे जाते हैं। तो इन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे, लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं, ठहर के बात करते हैं। जी, आप ये बताइए जब जी। प्राथमिक स्कूल में आप थे, तो मयंक ने किस तरीके मतलब क्या बनना चाहा था? किस तरीके के इंसान बनना चाहा था? और क्या च्वाइस थी आपकी करियर में, क्या बनने की? ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। पहले तो शुरुआत जैसे मैं यहाँ पे एक आप लोगों को पता होगा कि लगभग ये 700 साढ़े 700 की आबादी का गाँव है, बहुत छोटा-सा गाँव है। और मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ 2007 या 8 में यहाँ पे पहली बार सड़क बनी है। उससे पहले सड़क के साथ इसकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी। तो ऐसी जगह पे शुरुआत में मेरी प्राइमरी स्कूलिंग यहीं पे हुई। पास में मैं 3 किलोमीटर दूर यहाँ एक स्कूल है। वहाँ पर पैदल हम लोग जाते थे खेत की मेड़ से क्रॉस करते हुए। तो ऐसा एक माहौल था यहाँ पर। तो उस दौर में तो हम लोग के लिए संभव ही नहीं था कि हम क्या बने ये सोचे भी। बचपन ऐसा ही बीता कि खेलते-कूदते और माहौल में कुछ पढ़ते-लिखते बीतता गया। तो वहाँ तक तो कुछ सोचा ही नहीं था। फिर यहाँ से पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ और पास के एक शहर में जो छोटा-सा टाउनशिप है खरसिया ब्लॉक है वो। तो तहसील में वहाँ फिर आगे चल के मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पहली बार वहाँ पढ़ाई की। उससे पहले एक चैरिटेबल स्कूल था, वहाँ मैं पढ़ाई करता था। तो प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ाई की तो वहाँ फिर पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, ठीक है, लोगों के बीच में मैं हूँ और मैं अपने आप को जज कर पा रहा हूँ कि क्या है। लेकिन वहाँ भी दशाएँ उतनी अच्छी थी नहीं। फिर मैं 9th-10th उस 11th-12th ये 4 साल मैं फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की मैंने। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरसिया। अ, तो वहाँ पर पढ़ते वक़्त अच्छा 10वीं में मुझे लगा कि मुझे पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए। क्या बिल्कुल, बात है! 10th के बाद। जी, तो जी, कभी मेरे पास मतलब ऐसा था कि स्थितियाँ ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े सपने देखने हैं।
छोटे-छोटे चीज़ें। तो फिर हाँ, जब भैया जो डॉक्टर थे, है ना, डॉक्टर हैं अभी एमबीबीएस, उन्होंने जी। 10th के बाद पॉलिटेक्निक जॉइन कर लिए थे। एक्चुअली उन्होंने एडमिशन ले लिया था। तो वाह! हाँ, हाँ। तो हाँ, क्योंकि एक ऐसा था कि हाँ, पॉलिटेक्निक करने के बाद आस-पास काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको कहीं न कहीं जॉब मिल जाएगी। तो केवल एक जॉब के लिए पहले मारा-मारी थी कि हाँ, कहीं भी हम कमा लेंगे और हो जाएगा हमारा जीवन का गुज़ारा, ऐसा सोच के। फिर उसके बाद तो हाँ, जी, बताइए? जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा जैसे आपने बोला कि बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम ड्रीम नहीं थे मतलब ठीक है पॉलिटेक्निक कर ले, जॉब मिल जाए 20-25 हज़ार की जो एक मिडल क्लास जी, टाउन की कहानी है। भारत में हमें ज़्यादा जी, अवेयरनेस भी नहीं होती। तो ये फिर ये रुझान जी। कहाँ से गया? एनआईटी के बारे में किसने बनाया? ये सपना 3 मैजिकल वर्ड इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम आईआईटी का ड्रीम करना, तो इसके लिए कौन मोटिवेट किया? कहाँ से पता चला? मैं यही बता रहा था। तो अ, पहले भैया क्या थे कि भैया ने फिर पॉलिटेक्निक जब वो जॉइन किया और उसके बाद उन्होंने 2-4 क्लासेस वहाँ अटेंड की। तो उसके बाद जी, उन्होंने फिर वो छोड़ दिया, बोले नहीं मुझे 11th-12th करना चाहिए और उन्होंने मैथ से 11th-12th की। बायोलॉजी उनका एडिशनल सब्जेक्ट था, उनको बस पसंद था इसलिए उन्होंने ले लिया था। तो उनका कभी ऐसा नहीं था कि उन्हें एमबीबीएस के लिए जाना है। उन्होंने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हाँ, तो जी, फिर 12th के बाद जब उन्होंने देखा एक बार केवल एग्ज़ाम दिया, तब मैं 10th में था उस समय। तो तब तक मैं भी सोच रहा था यार भैया ने गलती की यार, पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए था, ऐसा दिमाग में रहता था। तो जी, जी। फिर हाँ, भैया ने एग्ज़ाम दिया मतलब पहली बार पीएमटी का एग्ज़ाम दिया तो उनके फिज़िक्स, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। बट बायोलॉजी उनका क्योंकि एडिशनल था तो उतने अच्छे मार्क्स आए नहीं। तो फाइनल लिस्ट में तो एंटर नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ से पहली बार पता चला कि हाँ, पोटेंशियल है जिसको यूज़ किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और तब मैंने सोचा कि यार फिर जब करते हैं तो थोड़ा, अब छोटी चीज़ अब ट्राई नहीं करते तो सबसे बड़ी चीज़ ट्राई करते हैं कि जी, वही मतलब आईआईटी की ही प्रिपरेशन करते हैं फिर। तो 10th के बाद मैंने मैथ्स तो लिया, मैथ्स मुझे काफ़ी पसंद था, लेकिन उस समय भी ऐसा सोचा नहीं था कि आईआईटी के लिए या एनआईटी के लिए मैं जाऊँगा, ठीक है? फिर 11th-12th मैंने वहीं उसी स्कूल में किया, अपना गवर्नमेंट स्कूल था वहीं पर। तो उस समय बस एक ऐसा एक्सपोज़र मिलने लगा हल्का-हल्का भैया के माध्यम से, भैया क्योंकि अब प्रॉपरली तैयारी के दौर में उतर चुके थे, तो उनके माध्यम से जैसे जी, भैया ने ला कर के एचसी वर्मा की किताब दे दी फिज़िक्स के लिए, तो पहली बार ऐसी कोई किताब हाथ में लगी थी, ठीक है? 11th में मुझे एचसी वर्मा मिली थी। तो ऐसे जो भैया के नोट्स हुआ करते थे, जो डीपीपी हुआ करती थी, उसकी वो जो उनके काम की नहीं रहती थी, वो मुझे थमा देते थे। तो ये बस मैं देख रहा था, उनको पढ़ने की स्थिति में तो था नहीं। अच्छा, जी, कल एक बीच में मैं थोड़ा-सा डाइवर्ट होके यहाँ पे एक बात कहूँगा। एक कमेंट था, जी, कल मैं देख रहा था तो कोई एक किसी ने कमेंट किया था कि इन्होंने 11th-12th की तैयारी आईआईटी के लिए मतलब ये कोटा गए होंगे और इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े होंगे, इस टाइप का एक कमेंट था। जी, 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 तो बोलिए। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री बिल्कुल हिंदी में पढ़ी है और आज भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त्व आघूर्ण बोलना पसंद करता हूँ। तो और एक्सेलरेशन जी, को त्वरण तो एक्सेलरेशन को त्वरण बिल्कुल। तो बिल्कुल पढ़ाई मेरी प्रॉपर हिंदी में हुई और आईआईटी का पेपर आपको उस समय पता होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं आता था। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो केवल हिंदी में आएगा और इंग्लिश सेलेक्ट जी। करेंगे तो केवल इंग्लिश में आएगा। तो मैंने आईआईटी का पेपर जब दिया था तो मैंने हिंदी से ही पेपर दिया था और हिंदी में ही मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े और लिखे। ठीक है? तो तो मैं ये समझना मतलब एक चाहूँगा इस बात को जी, जी। हुँ, तो एक चीज़ जी, मैं जानना चाहूँगा आप हिंदी मीडियम से आपने हिंदी में पेपर भी दे दिया बट चूँकि एनआईटी में पढ़ाई जो होती है वो जी, इंग्लिश में होती है। तो क्या वो चुनौतियाँ होती हैं एक जो जी। गाँव से लड़का आता है हिंदी मीडियम का है, वहाँ एक इकोसिस्टम है हुँ, जिसमें अक्सर लोग सीबीएसई से या वो इस इकोसिस्टम से आते हैं। तो किस तरीके की चुनौतियों को आपने सामना किया एनआईटी के दरमियान? जी मैं जब शुरू में एनआईटी में गया तो बहुत परेशान सा था इस मामले को देख कर के, मतलब इंग्लिश में ये एक्सपोज़र तो था नहीं। ठीक है, मैं क्योंकि एक चीज़ों को पढ़ने की आदत थी कि बहुत सी चीज़ों को, तो एक ठीक-ठाक पढ़ने और लिखने में तो सक्षम था मैं, इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं जो वो इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन है और जो ऐसा एक माहौल बन जाता है और काफ़ी आप जैसे कहें कि अलग-अलग परिवेश से जैसे लोग रहते हैं, तो उनके मध्य तो मुझे एक परेशानी तो थी कि मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहता था वहाँ पर। फिर जी, जैसे-जैसे मैंने पढ़ाई शुरू की और बस यही था कि गिव अप नहीं किया। मेरे कुछ दोस्त थे जो एक मैं अपने ही दोस्त को जानता हूँ, वो एनआईटी से गिव अप कर दिया उसने, क्योंकि वो इंग्लिश के साथ डील नहीं कर पा रहा था। तो उसने छोड़ दी बिल्कुल एनआईटी और वो नॉर्मल एक कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। तो हाँ, तो ऐसी कई चीज़ें बार मेरे साथ भी हुई कि हाँ, जी, जी।
कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसको छोड़ देते हैं और ये चुनौतियाँ हम अक्सर देखते जी। हैं। जो हिंदी और अंग्रेजी के बीच की खाई है ना, इसमें बड़ी जिद्दोजहद है, बहुत सारी हुँ, दिक्कतें हैं। उस पहलू को तो मैं समझूँगा। सर मैं ये जी, जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कर लिया एनआईटी कर लिया, किस ईयर के आप पास आउट हैं? उसके बाद फिर क्या प्लानिंग थी? कैंपस में जाना है, जॉब करनी है, जी। आईएएस जाना है? ये पूरा का पूरा जो बीज है इस चीज़ का यूपीएससी की जर्नी का तब कहाँ पे आया? किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया? 2016 में मैं पास हुआ एनआईटी से और 2015 से ये शुरू हो गया कि हम लोग अपने प्लेसमेंट वगैरह के लिए सोचें, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचें, ऐसी ऐसी बात रही। हुआ ये कि उस समय मेरा ध्यान तो पहले ऐसा ही था कि क्या करना है इसको मैं कन्फर्म करना चाह रहा था कि करना क्या है एक्चुअली। तो मैं क्योंकि इंजीनियरिंग मेरी काफ़ी अच्छी थी, ठीक थी, उसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो काफ़ी बढ़िया थी और गेट में मेरी रैंक भी ठीक-ठाक आ गई थी। तो फिर मैं पहले तो सोच रहा था कि इंजीनियरिंग में ही कंटिन्यू किया जाए, लेकिन फिर ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग के साथ मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहूँगा, जब उस फील्ड में काम करूँगा तो मुझे लगा कि मैं उतना न्याय नहीं कर पाऊँगा उस फील्ड के साथ। तो फिर मैं सोचा कि अब दूसरा फील्ड हो सकता है कि सिविल सर्विसेज का। जब मैं देखता हूँ कि अपने आस-पास जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी जगह से मैं निकल रहा हूँ जहाँ पर मैं ग्राउंड रियलिटी को जानता हूँ और समझता हूँ कि लोग कैसी-कैसी तकलीफें फेस करते हैं। तो वो नॉलेज बिल्कुल। मैं मुझे लगा कि अगर वो नॉलेज मैं लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ, तो उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने 2015 में ये डिसाइड किया कि मैं किसी भी प्लेसमेंट के लिए नहीं जाऊँगा। कोई भी जी, प्लेसमेंट पे बैठूँगा नहीं, कोई भी अदर एग्ज़ाम नहीं दूँगा। उस समय असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ, मैं हो सकता था वो निकाल लेता, लेकिन मैंने वो नहीं जी, दिया, बिल्कुल भी। उसके पीछे मेरा लॉजिक ये था कि बहुत से लोग होते हैं जो 4-5 एग्ज़ाम केवल इसलिए निकालते हैं क्योंकि उनको अपना रिज़्यूमे सेट करना है, कि मैंने यहाँ, 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 यहाँ काम किया। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं? आप तो रिसोर्सेज़ का जी, वेस्ट कर रहे हैं ना। वो हमारे देश में रिसोर्सेज़ इतने हैं नहीं, कि हम उस रिसोर्स को वेस्ट कर सकें। तो क्या करते हैं लोग कि हमारे जहाँ पे प्लेसमेंट के लिए मारा-मारी हो रही है, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं तो आपने 4 प्लेसमेंट ले ली और 4 प्लेसमेंट जी, लेने के बाद आप क्या किए, चारों को छोड़ दिए। नुकसान किसका हुआ? बिल्कुल। नुकसान तो उसका हुआ ना जो जो उस क्षेत्र में जाकर के कार्य करना चाह रहा है ना। तो मैंने सोचा कि प्लेसमेंट के लिए मैं नहीं जाऊँगा और कोई भी अन्य एग्ज़ाम नहीं दूँगा। तो मैंने केवल और केवल इसीलिए यूपीएससी का ही फॉर्म भरा, फॉरेस्ट सर्विसेज़ का ही फॉर्म भरा आज तक। उसके बाद मैंने कोई भी अन्य एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं की। तो ये मेरा अप्रोच नहीं, रहा, मैं जानता था कि हाँ, जी। इसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति और बहुत लंबा कन्विक्शन चाहिए हो, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, तो क्या अगर मैं एक चीज़ एक हाँ, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे आपने इतने प्रयास किए, सफल हो गए, इन केस अगर नहीं होता तो मयंक दुबे अपने आप को कहाँ देखते थे? क्या होता वो विकल्प? किस जगह पे आप अपना भविष्य बनाना चाहते? इफ नॉट दिस देन व्हाट? देखिए हाँ, मैं पहले ही आपको बताया कि बहुत बड़ी ड्रीम तो थी नहीं मेरी और आज भी नहीं है, सही बताऊँ तो। मैं लिस्ट में एंटर कर गया हूँ, अगर नहीं करता, तो भी मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे कोई बड़ा कार्य मतलब बड़ा काम तो करना है, लेकिन कोई अपने लिए बहुत कुछ नहीं करने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं लाखों करोड़ों कमा के मुझे कोई खुशी होगी। तो इस वजह से अगर मैं जाता भी तो हो सकता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एग्रीगेटर के फॉर्म में, क्योंकि मैं खुद एक आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो हो जी, सकता है कि मैं इन लोगों को एग्रीगेट करता जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनको सही में मार्केट नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। जो लोकल मार्केट से कटते जा रहे हैं कॉम्पिटिशन के कारण, तो उनको एग्रीगेट करके उनसे उनके माध्यम से उनको मार्केट से जोड़ता है जहाँ पे इनकी माँग है। जैसे बाँस के कार्य करने वाले लोग हैं या लकड़ी के कार्य करने वाले लोग हैं, सामान्य समझिए मटकी बनाने वाले लोग हैं। उनको हम वाक़ई में उनको क्या उनका जो उनको आवश्यकता है जितने पैसे की, क्या उतना हम उपलब्ध करा पाते हैं? आज हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन हम आप ही बताइए हम कितने लोग हैं जिनके घरों में मटका यूज़ होता है? नहीं यूज़ हो रहा आज के समय में। तो क्यों ना इस चीज़ को प्रमोट किया जाए? हम ₹50 की बॉटल लेने में ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझते हैं, जबकि एक मटका नहीं ले पाते। ठीक है? तो बिल्कुल। इस तरीके की चीज़ें अगर हम कर पाते, मैं कर पाता, तो उसपे मैं ज़्यादा खुश रहता। शायद और मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए और ट्राई नहीं करता, क्योंकि वो मेरे मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो जी, अब तो आ गए आप ये तो प्लान बी जी, था मतलब कि अगर वो होता तो वो होता, तो बहुत सारी बातें चलेंगी। कुछ दोस्त जो आपके जी, साथ संघर्ष जी। के दिनों के साथी थे, बहुत सारे छूट गए होंगे, बहुत सारों के अंदर कसक होगी, उनके हुँ। लिए क्या कहना चाहेंगे?
किसी भी वजह से, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था या फिर बहुत मेहनत के बाद भी नहीं आ जी पाए, क्योंकि एक लंबी जर्नी है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए सीट है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज जी होना चाहिए? क्या क्या आप कहना चाहेंगे? जी पहली बात तो यह है कि इस सेवा में आना लग्जरी नहीं है। ये इसको हम सेवा ही कहते हैं। और सेवा में, जैसे मैं आपसे कल भी बात कर रहा था, तो सेवा में सेवक की चॉइस नहीं होती। और जी। आप सेवा में अगर आना चाहते हैं तो मैं जैसे अभी पुलिस सेवा में शायद आ सकता हूँ, है ना? तो पुलिस सेवा जी। में वो एक सेवा ही होगा ना। मुझे वो ऐसा नहीं होगा ना कि मैं भले ही हम कहते उसको बाद में ऑफिसर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि उसमें मेरी बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होगी। मुझे पब्लिक के लिए वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए मुझे गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। सिंपल सी बात है। अब यदि आप इस सेवा में आना चाहते थे और आप नहीं कर पाए, तो भी आप पब्लिक के लिए वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आप स्वयं को नियुक्त करना चाहें। आप किसी से बंधे तो नहीं है ना। तो ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ कार्य की कमी है। काम इतना है करने को कि हर हर व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा अगर अपना इनपुट दे, तो भी मतलब बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे जो दोस्त हैं, मैं जैसे इसी बार एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने लगातार 5 अटेम्प्ट दिया, 5 मेंस लिखे, लेकिन कुछ जी। अप्रत्याशित कारणों से उनका नहीं हो पाया। हमारे एनआईटी के बहुत अच्छे मित्र हैं, श्रेयांश मित्तल, तो जी। उनका नहीं हो पाया। तो उनका भी जैसे, उनका भी आइडिया जो है लाइफ के बारे में लगभग ऐसा ही है। वो भी अब सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस के लिए वो जाएंगे। तो उनका भी थोड़ा-सा अप्रोच जो है वो ऐसा ही है कि बिज़नेस के लिए जाएँगे, और हो सकता है कि मुझे उम्मीद है कि वो और बेहतर कार्य करेंगे। शायद सिविल सर्वेंट के रूप में वो उतने अच्छे नहीं होते जितने अभी करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो इतने में ज़्यादा बिल्कुल, परेशान होने की सपनों के ज़रूरत मर नहीं है। जाने से हाँ। जीवन नहीं मरा करता है। जी, और जी, तो जी, जी। ज़िंदगी दिस लॉर्ड बियॉन्ड ऑल दीज़ थिंग्स, बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ जाना है। ये तो ठीक है, एक स्थायी आदमी की चॉइसेस होती हैं, कुछ प्रेफ़रेंसेस मिलते हैं, जी, कुछ नहीं मिलते, तो चलता जी, रहेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि वो बिज़नेस कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो जो अगर कोई हिंदी मीडियम का है, जो एक सामान्य परिवार से आ रहा है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं हैं, तो उसको अलग-अलग जी, तरीके की कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारे विकल्प नहीं होते। तो पहली बात तो ये इस चीज़ को बताइए कि हिंदी मीडियम का व्यक्ति जो कोचिंग नहीं जॉइन कर सकता, दूर-दराज के इलाके जी। पे है, वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करे और वो ऑप्शनल की चॉइस किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऑप्शनल का चुनाव करे? जैसा कि आपने ऑप्शनल का चॉइस किया, आपने जी। शुरुआती दौर पे भूगोल लिया था, फिर हिंदी साहित्य के लिए आपका हुआ, तो क्या चीज़ों की हमें बेसिकली अपने माइंड में रखना चाहिए प्रेफ़रेंस? देखिए मुझे जो लगा, कहते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है हमारे देश की अभी के समय में, कि हिंदी के साथ एक अन्याय तो हो रहा है। अन्याय किस सेंस में मैं बता रहा हूँ कि जो तकनीकी विषय हैं, जैसे कि मैं अगर मुझे 12वीं तक जैसे हिंदी में उपलब्ध हुआ सारा तकनीकी जो जानकारी है वो, लेकिन उसे मैं अप्लाई इंजीनियरिंग में आके नहीं कर सकता। उसे भाषा के माध्यम से बांध दिया गया है। कॉलेजेस लगातार हिंदी में जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कराना बंद करते जा रहे हैं। प्रोफेसर भी इंग्लिश की तरफ स्विच होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका फर्क ये पड़ रहा है कि जब हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें कुछ तकनीकी बात जहां कहनी होती है, वहां हिंदी में कहने में असहजता होने लगती है। रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे हिंदी में ना, तो हमारे पास इतने बेहतर लोग नहीं हैं जो कि उस हिंदी को ढंग से इंटरप्रेट कर पाए। लोग कहते हैं कि आप बहुत कठिन हिंदी बोलते हैं, और जब जी, आदमी बहुत अच्छी मतलब कठिन अंग्रेजी बोलता है तो उसे कहते हैं कि बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ये अंतर आ गया है, आप समझिए इस बात को। बिल्कुल। आप जैसे कहते हैं ना, हमारे कुछ राइटर्स हैं बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, तो वो छाट छाट के वो शेक्सपियर वाले वर्ड्स यूज करेंगे, तो हम उसे कहते हैं अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं। और जब कोई व्यक्ति अच्छी हिंदी में बात करने लगता है तो उसे कहते हैं बहुत कठिन हिंदी में बात करते हैं। तो ये हमारे समाज की सच्चाई है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरा कमांड जो है वो हिंदी ऑप्शनल से ज्यादा था, मैं अगर आपको बताऊं तो, और मैंने ज्यादा वाह! अच्छा परफॉर्म किया था वहां पर। लेकिन उसके बावजूद हिंदी ऑप्शनल में ज्योग्राफी ऑप्शनल में उतने मार्क्स नहीं आए। ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने पूरे 3 साल मेहनत की उसके पीछे, 4 साल आई थिंक। तो 4 साल में मैं उसको पूरा रट गया, सब कुछ कर दिया, और जो लिखना चाहिए था सब कुछ लिखा। लेकिन उसके बावजूद उस पे वो नंबर नहीं आए जो आने चाहिए थे। अब पता नहीं कोई और स्टूडेंट अगर इस चीज को डिनाई करे तो मुझे तो खुशी होगी कि अगर उसके नंबर अगर आ रहे हो तो।
लेकिन मैं बिल्कुल। उतना करने के बाद अगर नहीं आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे विषय को लिया जाए जिसमें ये लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो जाए। ये वही कठिन हिंदी और अच्छी अंग्रेजी का जो बैरियर है वो समाप्त हो जाए। तो इसलिए मैंने फिर दो मेरे पास ऑप्शन थे, इधर मैं संस्कृत साहित्य के लिए जाता या हिंदी साहित्य के लिए। संस्कृत साहित्य पे मुझे मटेरियल उस समय लॉकडाउन के समय उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए मेरे पास दूसरी चॉइस थी हिंदी साहित्य, जिसको मैं आराम से कर सकता था और मैंने फिर वो कर भी लिया। तो कोई समस्या नहीं हुई। लगभग 3 महीने मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा और उसमें आसानी से उतने में कमांड बन गई, जिससे सिलेक्शन के लेवल पे मेरी तैयारी तो हो ही गई। जी। तो हमने जितना रिसर्च किया यूपीएससी के बारे में, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमने देखा हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए यूपीएससी में सेफेस्ट और सबसे बेहतरीन चॉइस है हिंदी साहित्य की, जिसमें कोई संशय नहीं है, उसका रेशियो भी अच्छा है, सक्सेस जी। रेट भी है। और चूंकि आप हिंदी से होते हैं तो साहित्य के प्रति रुझान तो होता ही है, क्योंकि आप वो जी। पूरा का पूरा एक टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है आज के टाइम में, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स जहाँ पे अच्छा रिसर्च भी है, कंटेंट भी है और ज्यादा इजी है, तो अगर किसी को आप रिकमेंड करना चाहे, और आपने किसका सहारा लिया? हाँ, मैंने दृष्टि के डीएलपी वाले जो नोट्स थे उसका सहारा जी। लिया, और कुछ, हाँ, कुछ क्लास नोट्स थे जो हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने किया हुआ था दृष्टि से ऑलरेडी कोचिंग, दृष्टि आईएएस से। तो उसका मैंने काफी सहारा लिया और उससे मदद काफी मिली। उनका जो मटेरियल है वो काफी रिसर्च करके बनाया हुआ मटेरियल है, और उसमें लगभग लगभग यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। कुछ ही चीजें हैं जो आपको बाहर से पढ़नी है। एक मैं रिकमेंड करूंगा एक किताब जो नहीं रिकमेंड की जाती है, लेकिन मुझे वो किताब पढ़ के काफी लाभ हुआ। वो है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। तो हमारे जी। जितने भी हिंदी साहित्य के सिलेबस में जितने भी कवि और लेखक हैं, जितने भी हैं, उन सब के बारे में उस किताब में 3-3 4-4 पन्ने में एक व्यू दिया हुआ है। वो व्यू अगर हम पढ़ लें ना तो उससे लाभ बहुत ज्यादा होता है इंट्रो लिखने में, कंक्लूड करने में। जैसे कि आप अभी देखेंगे, ये मेरा इंटरव्यू जो अभी दृष्टि पे आया हुआ है, दृष्टि आईएएस के वेबसाइट पे जी। जी। या उस पे यूट्यूब चैनल पे, उसपे मैंने तुलसीदास जी का एक वो लाइन कोट किया है कि सब उपमा कभी रहे जो ठारी, के ही पट तरौ विदेह कुमारी। ये उस किताब से ली हुई लाइन है, उससे मैंने पढ़ने के बाद उसको लिया था। तो ऐसी चीजें वो उस किताब में काफी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए हिंदी साहित्य के स्टूडेंट को। तो वो काफी अच्छी किताब है जिसे हर साहित्य के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपने कहा कि हिंदी साहित्य सेफेस्ट ऑप्शन है, ये तो हाँ, ये बात सही है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि संस्कृत साहित्य में भी काफी अच्छा स्कोप है। संस्कृत साहित्य जी। से हमारे काफी मित्र थे, 10-12 लोग थे जो इस बार इंटरव्यू दे रहे थे, और शायद 2 या 3 का उसमें से फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये बड़ी संस्कृत बात साहित्य है। भी मैं तो काफी खुद अच्छा भी है इस मामले में। जी। मिलना चाहूंगा कौन हाँ। वो लोग हैं जो संस्कृत साहित्य में जी। अपना कमांड रख के, इतनी जी को काफी कठिन भाषा मानी गई है, उसमें भी उनने अपना कंटिन्यू किया। आपने दृष्टि का जिक्र किया हो तो मैंने देखा वो इंटरव्यू, तो वाह, बहुत बेहतरीन है। उसमें जब मैं फीडबैक देख रहा था तो शायद दिव्यकीर्ति सर ने आपके बारे में बोला था कि आपको तो सॉरी बोलने में भी नंबर मिलना चाहिए, और बहुत अच्छा फीडबैक था। जो लोग भी नहीं जी। देखे, मैं उनको जी। बोलूंगा हमें जाए सर्च करें, और आखिरी का कम से कम 10 मिनट जब फीडबैक दे रहे थे दिव्यकीर्ति सर, तो देखिए, तो मैं जानना चाहूंगा पहिया कहाँ फंस गया कर्ण की तरह? आखिर क्या दिक्कत रह गई कि यूपीएससी का बोर्ड मेंबर उस व्यक्तित्व को नहीं झांक पाया है, वो उस कन्विक्शन पावर को नहीं देख पाया जो उसको देखी जानी चाहिए थी? आपके इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, होता यह है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दीक्षांत का जो बोर्ड है, दीक्षांत का भी एक इंटरव्यू अभी चल रहा है मेरा। तो दीक्षांत के बोर्ड में 5 लोगों ने 5 रिव्यू पेपर मेरे हाथ में आए। वहां वो रिव्यू पेपर देते हैं जिसमें वो 10 पैरामीटर रखे हैं, उस पे वो मार्किंग करते हैं। तो जी। 10 पैरामीटर में 3 बोर्ड मेंबर्स ने एक्सीलेंट मार्किंग की थी, 10 के 10 पैरामीटर्स में। और जी। वहीं पर एक बोर्ड मेंबर थे जिन्होंने एवरेज मार्किंग की थी, और एक ने पुअर मार्किंग की थी। अब ये बोर्ड मेंबर्स के बीच में ही ये आपस में मतभेद है। तो कोई जी। व्यक्ति हो सकता है, जैसे मैं अगर बता रहा हूं आपको अपने गांव और अपने परिस्थितियों के बारे में बता रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बहुत बड़े गोल सेट कभी नहीं किए थे। जी। कुछ लोगों को ये काफी अपीलिंग लग सकता है जो रिलेट कर पा रहे होंगे, और कुछ जो नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे वो उनको लगेगा ये फेक है, ये बहुत मतलब अपने आप को केवल सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा कर रहा है, कह सकते हैं। हो सकता है मेरी इंटीग्रिटी पे भी क्वेश्चन करें लोग, तो पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो आदमी इससे रिलेट कर पाता है, सामान्यतया हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, वो काफी इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को।
इसलिए उनको लगा कि हाँ, इस व्यक्ति में ये खासियत है। लेकिन हो सकता है कि कोई लोग क्या है सर कि मखमली पर्दों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते झांक कर कि देश की सच्चाई क्या है। तो अगर उनको आप सच्चाई से रूबरू कराएंगे तो कई बार लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वैसा परसेप्शन मेरे लिए बन गया होगा। और दूसरी बात ये हुई कि मेरा जो इंटरव्यू था वो डेफ बेस्ड बिल्कुल भी नहीं था। जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उससे के आधार पर कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पर आपसे जवाब लिए जाते हैं। मेरा इंटरव्यू करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं था, तो कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई और काफी कम मुद्दों पे चर्चा हुई वहां पर। तो हो सकता है कि उसका भी एक प्रभाव रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक इंटरव्यू की बात है, एक प्रश्न में मैं थोड़ा मिस किया था, थोड़ा बहुत माइनर हाँ, मिसिंग ये मिस था बताइए वो वो। कौन सा प्रश्न था? लेकिन बिल्कुल जी वो क्या प्रश्न था जिसपे जी आप जी मिस कर गए थे जी? कौन सा प्रश्न जूट था? इंडस्ट्रीज, हाँ हाँ, जूट इंडस्ट्री की समस्याओं के बारे में मुझसे पूछा गया था। तो वहां पर मैंने समस्याएं तो बताई थी, कृषि संबंधित जो समस्याएं हैं, जूट की सप्लाई से संबंधित। हाँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उसको मैं बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर पाया था, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने माफी मांगते हुए कहा था कि सर मुझे इतना ही याद आ रहा है, इसके अलावा क्योंकि मैंने रायगढ़ में जूट की खेती देखी है अपने यहाँ पे, तो केवल मैं यहाँ तक अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ, इससे आगे मैं मुझे नहीं पता। तो ये मैंने वहां पे बात कही थी। तो पता नहीं, वो हो सकता है कि उसमें कुछ उनको नेगेटिव इम्पैक्ट लगा होगा, तो पता नहीं मुझे उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो भी है, तो देखिए एट द एंड। हाँ जी जी जी, आप साहित्य से हैं, साहित्य ऑप्शनल था, साहित्य को आपने डूब के पढ़ा, आपका इंटरेस्ट भी रहा है, हिंदी साहित्य वो भी। तो जी कौन से रचनाकार है जो आपको जी बहुत अपील करते हैं, और इनकी कोई एक कृति आप अगर यहाँ पे जिक्र करना चाहें जिसका? जी, बहुत अपील तो मुझे निराला ही करते हैं। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनको तो किसी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के अगर आधुनिक हिंदी कवियों में कहें तो सर्वश्रेष्ठ हैं वो। और दूसरे निराला के ही सबसे चहेते कवि और मेरे भी सबसे चहेते कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ये दोनों मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो निराला की अगर कोई कविता कहें तो मुझे राम की शक्ति पूजा, और उनकी एक कविता है तोड़ती पत्थर, ये दोनों हाँ। बहुत ही ज्यादा दिल को छूती है। राम की शक्ति पूजा तो व्यक्ति के आत्मसंघर्ष की ही कहानी है। तो एक हारे हुए राम से एक विश्व विजेता राम बनने की जो कहानी है। और दूसरी उनकी एक कविता है तुलसीदास, जिसपे उन्होंने तुलसीदास जी के पूरे जीवन वृत्त को लिखा हुआ है। वो भी एक बहुत ही शानदार लंबी कविता है। तो इन तीन कविताओं को मुझे मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए लोगों को। और मैं तुलसीदास जी का इतना बड़ा फैन हूं कि जब भी मौका मिलता है, जब भी मैं कहीं ना कहीं अगर डिप्रेस्ड फील करता हूं, तो रामचरितमानस ही वो ग्रंथ है जो मुझे वापस मोटिवेट करता है, ऊर्जा देता है। तो कभी भी मुझे लगता है कि जीवन में कोई मैं द्वंद्व में हूँ, ऊहापोह बनी हुई है, तो वहां मैं रामचरितमानस को रैंडमली ऐसे बीच से कहीं खोलता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ एक किनारे से। और कभी ऐसा नहीं होता कि 5 दोहे के अंदर मुझे अपना उत्तर ना मिले, 5 दोहों के अंदर ही उत्तर मुझे मिल जाता है और मैं वहीं उनसे प्रणाम करके रख देता हूँ। तो ये मेरा एक मोटिवेट होने का, सेल्फ मोटिवेशन का ये एक माध्यम रहा है। जी बिल्कुल। तो आप एक एक तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, एक अपना अपनी एक जिद्दोजहद है, एक छत्तीसगढ़ का छोटा सी जगह है, घर में आपके फादर है, आपने जी बताया टीचर है। तो एक चीज बताइए कि एक पिता जो शिक्षक होता है वो काफी अनुशासित होता है, तो उसकी परवरिश के क्या क्या यूनिक पॉइंट्स होते हैं और क्या समस्याएं होती हैं, क्योंकि एक थोड़ा फ्रीडम की भी कमी होती है। तो उस पहलू पे थोड़ा सा अगर आप पर हमारे उस पास के बैठे हुए साथियों को अगर आप बता पाए। जी 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 देखिए, पिता शिक्षक हैं इसलिए थोड़े से स्ट्रिक्टनेस तो रही है जीवन में। और वो स्ट्रिक्टनेस ऐसी रही कि जिसने हमें अनुशासित किया। मैं अगर जहां पर भी मैं कह रहा हूँ कि एनआईटी के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की, एनआईटी में एंटर करने के लिए, तो अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा अनुशासन चाहिए। आप अगर 16-17 साल के व्यक्ति होते हैं उस समय, और उस समय आपको खुद को मेंटेन करना पड़ता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वो जो परवरिश हुई और वो जो अनुशासन अंदर में हमारे अंदर बीज के रूप में डाला गया, तो उसी का नतीजा है कि आज मैं अनुशासित होकर के अपने जीवन को जी रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये जो स्ट्रिक्टनेस है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी
माता जी का बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने उस चीज को डाइल्यूट किया कि स्ट्रिक्टनेस कभी भी कंप्लीटली स्ट्रेस में नहीं चेंज हो गई, कि व्यक्ति बंध कर नहीं रह सकता, उसे मुस्कुराना भी है, उसे खेलना भी है, उसे हंसना भी है, उसे सामाजिक भी होना है। मैं बिल्कुल अगर स्ट्रिक्ट माहौल में ही रहता तो शायद मेरे व्यक्तित्व में पूरा निखार नहीं आ पाता, मैं इतनी सहजता से आपसे बात नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं मेरे में जो गंभीरता है ना वो ज्यादा सीरियसनेस में तब्दील हो जाती। गांभीर्य होना बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन वो सीरियस नहीं हो जाना चाहिए ना, सिंसियरिटी रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो मम्मी ने वो जो इमोशनल सपोर्ट दिया उसका बहुत बड़ा महत्व रहा हमारे जीवन में और मेरे व्यक्तित्व में। जी तो बिल्कुल ये बहुत सारे हमने आज मार्मिक पहलुओं पे सारी बातें कर ली। हुआ क्या कि जब मैंने कार्ड जी डाला ना तो उसमें हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चों का मेरे को पास मैसेज आया कि सर से ये पूछिएगा, सर से वो पूछिएगा। क्योंकि फॉर्मेट और समय की हमारे पास सीमा है तो सारे सवाल तो मैं इस जी बार नहीं पूछ पाया, लेकिन अगली बार जब भी संभव आपके समय की होगी और हमारी होगी तो उन सारे जी सवालों पे भी मैं करूंगा। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब जी चूंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आ रहा है दिनों दिन, तो आप जैसे लोग जो ऊर्जा से लवरेज हैं, चुनौतियां शामिल किया है, आपको स्ट्रगल पता है, फाइनेंशियल भी हर हिसाब का, तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास करने का आपने सोचा है? अगर किया है तो क्या है? कैसे आप उन बच्चे को आपको कैसे जी कनेक्ट कर जी सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए? जी देखिए, हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी अभी समस्या रही है वो है कि लोग कंप्लीटली डिमोटिवेटेड हैं, कंप्लीटली। स्टूडेंट तैयारी करने से पहले ही सोच रहा है कि मेरे हिंदी मीडियम में तो नहीं होना सिलेक्शन, और इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और अगर मैं सही बताऊं तो सही डायरेक्शन में लोगों को गाइडेंस नहीं मिल रही है, बिल्कुल सही जी। डायरेक्शन, पिन पॉइंटेड गाइडेंस, मेंटरशिप नहीं अवेलेबल हो पा रही है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास अभी मैं शुरू किया हूँ। परसों ही मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, मयंक दुबे ऑफिशियल नाम से। और जी। साथ ही उसमें पहला वीडियो मैंने, काफी एक मोटिवेशनल फिगर है डीएसपी सोनू जी। परमार मैम, जिनकी इस बार 501 रैंक रही है, और उनके बारे में विकास देवकीर्ति सर ने भी अभी ओरिएंटेशन क्लास में कहा था। तो जी। उनके साथ मैंने एक चर्चा की है, जैसे ऐसे हमारी बात हो रही है इनफॉर्मल लेवल पे, वैसे ही इनफॉर्मल चर्चा की है। तो उसको आप वहां आप जुड़ सकते हैं, और वहां मैं अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं और जो भी नई बातें अगर मुझे पता चलती हैं, या अन्य लोगों से मिलने पर जो मैं जानता हूं उनसे, उन उस संदर्भ में जितनी भी मेरी नॉलेज है वो मैं वहां पर देने की कोशिश करूंगा। और समय समय पर हिंदी से संबंधित कुछ मुद्दों पर और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए उन पर भी उस पर चर्चा करता रहूंगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो वहां जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, और फॉलो करें उसको, उससे आपको लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि जी। सफलता असफलता तो जीवन में आती रहती है। जरूरी जी। यह है कि आप अपनी जीवन की सफलता को किसी एक चीज पर संकुचित करके देखना चाहते हैं, या उसे विस्तृत कर देना चाहते हैं। सफलता के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, सफलता के अलग अलग मानदंड हो सकते हैं। हो सकता है मेरी 147 रैंक कई लोगों को असफलता नजर आ रही होगी, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस व्यक्ति का कैलिबर जो है उसके आधार पर इसे टॉप 50 में, टॉप 20 में मैं होना मैं चाहिए, यहाँ पे आपको ऐसा लग। रोकूंगा। मैं खुद भी जी मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत असंतुष्ट था। मुझे एक होता ना एक किरदार का जिससे आप जुड़ जाते हो उसकी कहानी से, क्योंकि जी आपको कोई इंडिया को नहीं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे को लग रहा था कि यार जी सिर्फ एक व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल पाया या वो या अंग्रेजी नहीं बोलना चाह रहा था, सिर्फ इसलिए आपने उसके टैलेंट या उसके कैलिबर को झांका नहीं, सिर्फ रैपर तक आप जी सीमित रह गए। तो उस चीज का मुझे मेरे अंदर एक ग्रज था, बट आपने कहा बिल्कुल, आप कहिए उस चीज को हाँ कंटिन्यू करिए बिल्कुल। जी। तो मैं वही कह रहा था कि अगर ये जो असफलता शब्द है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है, और ये जीवन के अलग अलग पहलुओं पहलुओं को टच करता है। तो अगर मैं अपने आप को अगर मैं असफल मान लेता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जीवन में व्यक्ति पारिवारिक रूप से सफल हो सकता है और आर्थिक रूप से असफल हो सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्टि अर्जित कर सकता है, लेकिन क्या कहना चाहिए कि सफलता अगर एक चीज में वो संकुचित कर दिया ना कि ये एग्जाम ही सब कुछ है, तो वो सफल तो शायद एग्जाम में हो जाएगा, जीवन के क्षेत्र में बाकी क्षेत्रों में असफल हो जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार का कार्य करना, असफलता को किसी एक चीज से जोड़ देना, आप अपने साथ जस्टिफिकेशन नहीं करते, आप अपने आप से न्याय नहीं करते। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल आप ट्राई करें, 100% अपना दें, पूरा एफर्ट दें, लेकिन उसके बाद भी उस असफलता को अपने जीवन की असफलता से ना जोड़ें। तो जी। ये मैं कहूंगा। और दूसरी बात यह है कि जीवन में जब हमें कुछ नहीं मिलता है, वही हमारे जीवन को आगे लेके जाता है। जो मिल जाता है वो तो हमारे कहना चाहिए कि एक रेक में घर में सज जाता है कि ये चीज मुझे मिल गई, और वो पीछे छूट जाता है।
जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कार खरीद ली, खरीदने के बाद वो नहीं सोचता कि मेरे पास कार है, उसके बाद वो सोचते कि वो चीज जो उसको नहीं मिली वो उसके लिए जाता है। तो देखिए मेरी 147 रैंक है, अब मैं चाह रहा हूँ, ये अटेम्प्ट मैंने छोड़ा आज का अटेम्प्ट, और अगले साल फिर एक अटेम्प्ट के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो ये जाना चाह रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि मेरी रैंक 147 है। तो जीवन में जो चीज नहीं मिलती वो चीज हमें आगे ड्राइव करती है, वो लेके जाती है। बस आप चाहें कि आप समझें उस बात को कि सफलता के मानदंड अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं अभी के डेट में अपने आप को ठीक ठाक सफल मान रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों का स्नेह मिल रहा है मुझे। और शायद मुझसे बात करने के बाद, जैसे विवेश्वर जी ने भी कहा कि लगता नहीं है कि मैं किसी 147 रैंक के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मैं एक अपने भैया से बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है, इन्होंने कल मुझसे कहा था जी। तो अगर मेरी रैंक और पद मेरा पीछे छूट गया और मेरा व्यक्तित्व अगर मेरे सामने आके खड़ा हो गया, तो उससे बेहतर चीज क्या हो सकती है मेरे जीवन में। तो इस संदर्भ में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सफल मान रहा हूं कि मेरे लिए मेरा पद महत्वपूर्ण नहीं रह गया, मेरा व्यक्तित्व महत्वपूर्ण रह गया। और मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि अपने व्यक्तित्व पे वो निखार लाएं, अपने व्यक्तित्व में वो दृढ़ता लाएं, अपने वक्तृत्व कौशल जो है, बातचीत करने की हमारी जो क्षमता है, उसको हम बढ़ाएं, ताकि जब हम किसी से भी मिलें, किसी से भी बात करें, तो कम से कम उसके जहन में, उसके दिमाग में कुछ देर के लिए हमारी छवि बन जाए, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो याद तो रखे हमें। तो यही है मेरा मूल मंत्र है जो जीवन में मैं अर्जित करना चाह रहा हूँ, और शायद अगर सारी चीजें बेहतर रही तो वो अर्जित कर भी लूंगा जी। बिल्कुल, तो अपनी मंजिल पे पहुंचना और खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। और जी जी बिल्कुल जी आप जैसे हैं मयंक जी, मैं तो चाहूंगा ऐसे रहिए, ब्यूरोक्रेसी आपको बदलेगी अलग अलग तरीकों से, कई बार अच्छी चीजों के लिए, कई बार बुरी चीजों के लिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जी जिस तरीके का आपका दृढ़ निश्चय है, आपको मंद आंच से पकाया गया है, ये आपके व्यक्तित्व में इतना जल्दी तो मतलब इसको उसको ऐसे ही रहने दीजिए कि जैसा भी है, अच्छे बदलाव सब कुछ बहता हुआ पानी है, वो तो बदलेगा ही अपने मोड़ पे। हम अपने इंटरव्यू के जी उत्तरार्ध पे एकदम एक सवाल, पंकज पाठक जी हैं, हमारे मित्र भी और मार्गदर्शक हैं, इनका ये पूछना है, आइए जी आपसे सवाल है। अभी झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल कदाचरण की दोषी पाई गई हैं, वो भी अपने समय जी की यूपीएससी टॉपर थी। तो आप लोगों को, क्योंकि अभी आप नए हो, बहुत एस्पिरेशन है, कि एथिकल डिलेमा है, बहुत एनर्जी है, तो ये सारी न्यूज आपको किस तरीके से मतलब इम्पैक्ट करती हैं आपके अंदर? जी, इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा करती हैं, और बहुत ही इन चीजों को देखकर दुख भी होता है कि व्यक्ति को जिस चीज के लिए नियुक्त किया गया है, वो अपना उस चीज को छोड़ करके सब कुछ कर रहा है। अगर सही कहूं तो आपको एक सेवा में रखा गया है, आप एक जॉब में नहीं है, आप एक सेवा में हैं, और सेवा में आपको जिसके लिए कार्य करना है, आप उसी का गला काट रहे हैं, अगर सही कहूं तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो मैं तो कहूंगा कि आप छोड़ दें उसे, वो ज्यादा बेहतर है। शायद कुछ अच्छे लोग आएंगे, कुछ और बेहतर लोग आएंगे, तो वो अच्छा कार्य करेंगे। अगर आपको लगता है कि उस चीज के लिए आप नहीं है, तो आप कुछ और कीजिए। अगर इसे हम अपनी अर्निंग का इस तरीके से माध्यम बना ले, भाई एक व्यक्ति देखिए कितना ही खर्च कर सकता है एक व्यक्ति। जैसे आज अगर मेरी जिंदगी, अगर मैं एक किराए के रूम में रहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, एक ठीक ठाक लाइफ जी रहा हूँ, घर का सपोर्ट है, तो 10,000 में मैं चलाने में सक्षम हूँ एक स्वयं में। अगर मेरा परिवार हो जाता है तो उसके बाद वह बढ़ करके कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे, अगर मैं सेवा में आ गया तो सेवा में तो मुझे सरकारी सुविधाएं ही बहुत सारी मिलेंगी, एक आवास मिलेगा, और बाकी चीजें भी सरकार स्वयं प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद मेरे खुद के खर्च क्या होंगे? तो खुद का खर्च मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा होगा। यदि मैं इसी चीज को समझ लूं, मैं किसके लिए फिर मैं वो अर्निंग करूंगा, कि वो जो इलीगल अर्निंग है, आई थिंक लीगल अर्निंग की तो बात छोड़ दीजिए, लीगल अर्निंग तो हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन इलीगली अगर मैं वो कर रहा हूं तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? अगर मैं एक बार ये सोच ही लिया तो मुझे लगता है कि वो पर्याप्त है कि मैं इस तरीके से कोई भी गलत कार्य ना करूं। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो इस तरीके से हाथ पैर अगर मार रहे हैं इलीगल तरीके से, तो वो हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और अगर हम उतना ही सोच लें तो शायद बहुत सही रहेगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, और सबके लिए। तो तो मैं तो फिलहाल ऐसा ही सोचता हूँ। और जैसे मैंने आपको, तो जी जी, जी 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 जी, कही कही आप कही। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, शायद मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इस चीज को समझें।
हमारे जी। भैया एमबीबीएस डॉक्टर हैं, है ना? हाँ, हाँ। और वो, हाँ, आराम से प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में कार्य करते हैं तो उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, और अपना अगर क्लिनिक चलाते हैं तो बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन वो अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहीं पर पास में गांव के वो सेवा दे रहे हैं। और उसके बाद वो अपना क्लिनिक नहीं चलाते, बोलते हैं कि मेरे घर में आओ, जिसको भी जो भी इलाज कराना है, और वो फ्री में करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। वो बोलते हैं कि सरकार इतना दे देती है कि मेरे लिए पर्याप्त है। 56,000 के अराउंड उनका आता है पेमेंट, बोलते हैं इतना पर्याप्त है मेरे लिए, घर पे रहता हूँ, घर में खा रहा हूँ, तो उतने से तो मेरा जीवन चल जाएगा। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि किसी और से मैं क्यों पैसा लूं अपने इस ज्ञान के लिए। तो ये भी उनका एक बिल्कुल। अप्रोच है लाइफ का। हाँ जी। तो बिल्कुल बड़े भैया मयंक, मैं मेरी बड़ी दिली चाहत है कि मैं भैया से भी मिलूं, आपका घर आऊं जब भी जी संभव हो जी पाएगा। मेरी तरफ से एक जी, पिंकी बिल्कुल प्रॉमिस है कि बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें करें। आप यूं ही जिस तरीके की ऊर्जा है, आप साहित्य के स्टूडेंट हैं, आपका लेखन में अच्छा रुझान था, तो मैं मेरी आगे एक व्यक्तिगत भूख है, एक लालच है कि आप कोई किताब लिखिए, जो भी अनुभव है उसको लिपिबद्ध करिए, डायरी या राइटिंग है जिस भी जी जी फॉर्मेट में, जी और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जी लोगों तक पहुंचे, जल्द हो पाए तो बहुत अच्छा है, या लेटर जब भी आपकी समय का अपना एक मैनेजमेंट हो पाए, तो ये मेरा रहेगा। जी। आखिरी में मैं आपका एक आखिरी सवाल कि कोई 2 पुस्तकें जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो और आपको लगता है हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। अगर वो यूपीएससी एस्पिरेंट है तो जी ठीक ही है, अगर नहीं भी है, वो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, जर्नलिज्म में है, कहीं पे भी 2 किताबें जिसने आपको बहुत ज़्यादा टच किया हो? जी, साहित्य में इस प्रकार से मैंने एक किताब पढ़ी थी, आपका बंटी, बच्चों पे, वो बच्चे के उस पर है, जीवन पर है। तो वो मुझे जी, काफी टच की थी। एक मैं टीचिंग करना भी काफी पसंद करता हूँ, और हो सकता है कि आगे भी कुछ इस संदर्भ में करूं। तो एक जी, किताब है दीवा स्वप्न, गिजू भाई बधेका की। वो बहुत ही शानदार किताब है, बहुत छोटी सी किताब है और बहुत ही गजब की किताब है, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। सुभाष चंद्र बोस का अपना व्यू है द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन उस पे स्वतंत्रता संघर्ष पे। वो काफी बेहतर किताब है, जिसको हर किसी को शायद पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुआ उस किताब से। और इसके अलावा इनकी अमर सेन की किताब है पॉवर्टी एंड फेमाइन, उसका हिंदी भी आता है, भूखमरी और अकाल। थोड़ी टेक्निकल है, थोड़ी एडवांस है, जी, लेकिन उसको पढ़ने पर आपको कई चीजें, मतलब ये पॉलिसीज के बारे में, रियलिटी क्या है वो आपको पता चलती है, कि हमें कैसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए, क्यों अकाल पड़ते हैं, अकाल पड़ने के पीछे मेन कारण क्या होते हैं, उन सबको वो किताब बताती है। तो जी, ये सारी किताबें हैं। इसके अलावा साहित्य में एक किताब थी, मैं भूल रहा हूँ, अच्छा हाँ, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु की, और राग दरबारी, जी, इनका, श्रीलाल जी। शुक्ल का। राग तो ये दरबारी, दोनों वाह! किताबें, हाँ जी। तो राग दरबारी मेरी फेवरेट उपन्यास है, अगर मैं कहूँ तो। तो ये सारी चीजें ये ऐसी है जी, कि आप ग्राउंड रियलिटी क्या है देश की, वो आप समझ सकते हैं इससे। और फणीश्वर नाथ रेणु ने आजादी के समय वो किताब लिखी, मैला आंचल, और आज तक देखें तो कोई कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर गौर से देखें तो आप गांव की जिंदगी जिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो स्थिति आजादी के समय थी वही आज है। और जी, यही जी। लगभग स्थिति राग दरबारी में है। राग दरबारी मेरे ख्याल से 1966 में लिखी गई, और जो आज है उसमें केवल फोन, मोबाइल, इंटरनेट आ गया, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सामाजिक स्थितियां यथावत बनी हुई है। तो तो इन किताबों बहुत-बहुत को शायद आभार पढ़ना आपका चाहिए। इस जी समृद्ध भरी चर्चा को करने के लिए। हमने हमें हम तो काफी समृद्ध हुए ही हैं कल की चर्चा में। वो अनौपचारिक थी, जी आपने सारी बात पहलुओं पे बहुत खुल के मानवीय तरीके से ठहर के बात की, तो वो तो सारे के सारे जी व्यक्तित्व को आपने अपनी एक झलक दी है। मुझे पूरी आशा है कि मेरे जो उस पार के बैठे हुए मित्र हैं, वो भी इस व्यक्तित्व से रूबरू हो पाएंगे, उसकी एक झलक देख पाए होंगे। और इसी बात जी पे मैं जी कहता हूँ कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे जी नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो अगली बार किसी और अच्छे व्यक्तित्व के साथ, अलग कहानी के साथ, जिनका अपना एक जिंदगी को लेकर अलग नजरिया होगा, हम उनको वेलकम करेंगे। आज के लिए इस चर्चा को हम यहीं पे स्थगित करते हैं। तो बहुत जी बहुत जी आभार, थैंक यू मैम। जी। जी जी, धन्यवाद।